अब देखो विद्रोह का परिणाम। तो बेटा देखो विद्रोह का परिणाम समझो बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। 1857 की क्रांति असफल हो गई। महारानी को पता चला क्रांति हो गई। भारतीय बड़े गुस्से में। महारानी ने कहा कि ऐसे कौन से कारण रहे, ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण भारत में क्रांति हुई। कैनी ने डलहौजी के सर पे ठिकरा फोड़ दिया। उसने कहा डलहौजी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन, यानी भारत में रिवॉल्यूशन डलहौजी की नीतियों के कारण हुआ है। तो महारानी ने कहा तो ठीक है, अब हम भारतीयों को कुछ कहेंगे। बेटा आवाज तो बड़ी हुई है, सोनी और बढ़वा देते हैं बेटा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कारण कौन से रहे, अब मैं उन कारणों को दूर करने का प्रयास करूंगी ताकि भारतीय हमारे शासन में खुश रहे। और वास्तव में तो डलहौजी की कोई गलती नहीं है। महारानी ने कहा लेपापोती हो रही है, लेपापोती हो रही है। सब किसको क्या नहीं पता था, सबको सब कुछ पता रहता है बच्चों, है ना। ये तो मतलब एक सी गुफी वाली बात हो गई। महारानी ने कहा कंपनी की गलती है, कंपनी ने भारत को यहां लाकर खड़ा कर दिया और अब मैं सारा शासन अपने हाथ में लेती हूं कंपनी से छीन कर। तो बेटा एक एक्ट आया जिसका नाम था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको चार्टर एक्ट भी कहा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका नाम रखा गया बच्चे। और इसका मतलब था कि अब इस अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो कि इससे पहले कभी नहीं किया। आपको पता है बच्चों 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ है, यानी पूरे तरीके से निर्णय कर देने वाला मोड़ है। जैसे हम आपको कुछ बातें बताएंगे, आपको उससे समझ में भी आएगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो परिणाम में क्या हुआ बच्चों, क्रांति असफल रही। लेकिन क्या हम इसी बात को लेकर सिर्फ क्रांति का परिणाम देख सकते हैं कि क्रांति असफल रही, है ना। परिणाम तो दूरगामी होते हैं ना बेटा, परिणाम तो दूरगामी होते हैं। 1857 की क्रांति ही वह क्रांति थी जिसने मेरे प्यारे बच्चों न केवल भारत से ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त किया, बल्कि उसके बाद मतलब वह समाप्त हुआ, बल्कि 1857 की क्रांति के बाद ही भारत में लोगों को बल मिला और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आपको पता है 1857 की क्रांति से लेकर 1885 तक बेटा, मतलब जो बीच का काल था, इसमें ही तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था। जैसे हम आपको बताएं कुछ बातें कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन परिणाम देखो बच्चों, पहले परिणाम क्या क्या परिणाम हुए। पहली बात 1857 की क्रांति असफल रही। क्या रही? असफल रही, लेकिन फिर भी उसके दूरगामी परिणाम रहे। असफल रही परंतु उसके दूरगामी परिणाम रहे, दूरगामी परिणाम रहे, दूरगामी परिणाम रहे। जैसे जैसे भारत से ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया गया, भारत से ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया गया और वापस महारानी का शासन। महारानी का मतलब वहां पर उस समय महारानी थी विक्टोरिया और वहां के प्रधानमंत्री थे पामस्टन करके, वहां प्रधानमंत्री थे और एक परिषद बनाई गई। देखो बेटा जिसका नाम रखा गया भारत परिषद। क्या नाम रखा गया? भारत परिषद। इसका नाम रखा गया इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल। पहले इससे पहले भारत में दो चीजें चलती थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक नियंत्रण बोर्ड, जो कंपनी को भारत में नियंत्रण करता था। ठीक है, यहां पर कंपनी का नियंत्रण बोर्ड भी खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म कर दिया। कंपनी ने, अब कंपनी है ही नहीं। जब कंपनी समाप्त हुई, भारत परिषद का में 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई।
15 सदस्यीय काउंसिल बनी ब्रिटेन में, याद रखना बेटा। और इसका एक सेक्रेटरी था जिसका नाम था सचिव, उसे कहते थे, इसका हेड था भारत सचिव, उसे कहते थे भारत सचिव। क्या कहते थे? भारत सचिव, यानी इंडियन सेक्रेटरी। क्या बोलते थे? इंडियन सेक्रेटरी बोलते थे उसको। ये सचिव ही अब भारत का शासन देखेगा। सचिव वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वीन विक्टोरिया। तो देखो हायरकी कैसे बनी, क्वीन, क्वीन के नीचे पीएम, पीएम के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे वायसराय जो भारत में काम करेगा, वायसराय के नीचे अलग अलग प्रांतों के गवर्नर, प्रांतों के गवर्नर, और उसके नीचे कलेक्टर। समझे? तो कलेक्टर रिपोर्ट करेगा प्रांतों के गवर्नरों को, गवर्नर रिपोर्ट करेंगे वायसराय को, वायसराय रिपोर्ट करेगा किसको, और सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा पीएम को, और पीएम रिपोर्ट करेगा महारानी को। ऐसे महारानी का शासन था। अब समझ में आया? अब तुम्हारे मन में एक बात चल रही होगी कि सर इसमें कौन लोग होते थे, यानी जो ये है सर, ये जो लोग है, ये जो भारतीय परिषद के लोग हैं, इसमें कौन लोग होते थे? 15। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोग लिए गए और कुछ महारानी ने चुने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोग जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर थे बेटा, उनको रखा गया, प्लस प्लस नियंत्रण बोर्ड पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। कुछ सदस्य महारानी ने अपने आप चुने, लेकिन ये सदस्य वे थे जिनके पास भारत में काम करने का 10 साल का अनुभव हो। यदि उनके पास 10 साल का अनुभव नहीं है तो उन्हें भारत में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये महारानी ने कर दिया। तो कुल मिलाकर दूरगामी परिणाम ये हुए, साथ में शासन इस तरीके से शुरू हो गया। महारानी ने कहा अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा देंगे, अब लगाकर करोगे ये भी क्या, जो तुम्हें हड़पना था वो तो हड़प लिया। डलहौजी ने कहा, सॉरी, महारानी ने कहा अब हम साम्राज्य विस्तार भी रोक देंगे। तो साम्राज्य विस्तार किसका करोगे? अब कुछ नहीं है तो हम रोक देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम विकास के काम करेंगे, भारत में रेलवे बना रहे हैं, हम डाकतार बनाएंगे, आपके लिए इंफ्रा बनाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और याद रखो इसी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा चरण भी शुरू हुआ, याद है, जो 1858 से शुरू हुआ था, याद है? वो भी शुरू हुआ था। तो अब एक एक करके हम इन 2-3 बातों को पहले लिख लेते हैं। लिखिए, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति असफल रही। 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु फिर भी भारत में इसके दूरगामी परिणाम, परंतु फिर भी भारत में इसके दूरगामी परिणाम देखे गए। भारत में इसके दूरगामी परिणाम देखे गए। दूरगामी परिणाम देखे गए। क्या क्या परिणाम देखे गए? लिखे 1 नवंबर 1858 में 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने
लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया। 1 नवंबर 1858। ठीक है, लिखो। इस उद्घोषणा के अनुसार महारानी की उद्घोषणा, महारानी की उद्घोषणा, महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया। इस उद्घोषणा के अनुसार हाइफन देके नंबर 1, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त करके, कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी को सौंप दिया गया। महारानी को सौंप दिया गया। महारानी को सौंप दिया गया। सौंप दिया गया। सौंप दिया गया। नंबर 2, नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। और एक भारत परिषद और एक 15 सदस्यीय, ऐसे लिखो, और एक 15 सदस्यीय भारत परिषद और एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रमुख भारत सचिव के नाम से, जिसका प्रमुख भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। नाम से जाना जाता था। यह सचिव ब्रिटेन की संसद और कार्यपालिका का, यह सचिव ब्रिटेन की संसद और कार्यपालिका का संसद और कार्यपालिका का प्रमुख होता था। कार्यपालिका का
प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख होता था, कार्यपालिका का प्रमुख होता था। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब बच्चों ये तो कार्यपालिका का प्रमुख है। अब आप कहोगे संसद और कार्यपालिका का प्रमुख कहने का मतलब सर आपका क्या है? तो बच्चों एक बात बताओ, जो भी आज एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका जिसको आप मंत्री परिषद कहते हो, वो सदस्य किसके है? पहले तो विधायिका के सदस्य है ना, विधायिका के सदस्य ही तो कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे। तो ये कार्यपालिका यानी मंत्री भी है, नहीं समझे बेटा? और मंत्री के साथ साथ में क्या है? दोनों है ये, इसका मतलब ये है कि ये दोनों है। लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। तो यहां पर भारत सचिव समझ में आया, 15 सदस्यीय परिषद शासन संभालेगी। लिखिए, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, नाम बदलकर, नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, बदलकर वायसराय, वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। क्या कर दिया गया? वायसराय। तो बच्चों एक घटना ये घटी। अब के इसके अलावा एक घटना पर बातचीत और करते हैं। तो कुल मिलाकर यानी बिल्कुल प्रशासन सारा परिवर्तित हो गया। देखिए नेक्स्ट, राज्य हड़प की नीति को, राज्य हड़प की नीति को, राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। राज्य हड़प की नीति को, नीति को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, महारानी ने प्रॉमिस किया या वायदा किया, महारानी ने वादा किया, वादा किया कि या आश्वासन दिया कि अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार रोक दिया जाएगा, कि अब भारत में, कि अब भारत में, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार रोक दिया जाएगा, साम्राज्य विस्तार रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो एक काम ये हुआ बच्चों, महारानी ने वादा किया कि अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार रोक दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इसके ये सारे वायदे कौन कर रही है? महारानी। कौन रही है? महारानी। बच्चों महारानी ने सेना में भी परिवर्तन करने की बात कही। लिखिए, सेना में, सेना में परिवर्तन हेतु दो आयोग, सेना में परिवर्तन हेतु दो आयोग, दो आयोग, पील कमीशन, दो आयोग, पील कमीशन और दो आयोग, पील कमीशन और रॉयल कमीशन, पील कमीशन और रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन गठित किए गए, पील कमीशन और रॉयल कमीशन गठित किए गए। अब बच्चों इसमें क्या होगा? व्हाट इज द पील कमीशन? पील कमीशन का मतलब क्या है? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा।
तो बच्चों यहां आपको बताए कि पील कमीशन का मतलब होता है कि सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या के सापेक्ष भारतीय सैनिकों की संख्या के सापेक्ष यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी जाए। पहली बात, यानी यूरोपीय संख्या का अनुपात बढ़ा दिया गया। अब करो विद्रोह, पहली बात। दूसरी बात, रॉयल कमीशन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ये लोग तो मिलकर लड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में फूट डालो, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। आपने देखा सारे हिंदू नेता और मुस्लिम नेता बेटा सबके सब मिलकर लड़ रहे थे, तो फूट डालने का काम किया गया और रॉयल कमीशन लाया गया। व्हाट इज रॉयल कमीशन? रॉयल कमीशन के अनुसार ये प्रावधान किया गया कि धर्म और जाति के आधार पर सेना को डिवाइड किया जाएगा रेजिमेंट्स में। जैसे आपने सुना होगा जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सुना है? ये सब रेजिमेंट रॉयल के बाद ही लाई गई, जो आज भी चल रही है सेना में। तो इससे पता है क्या होता था? मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं, मैं अफगान हूं, मैं सिख हूं, ये सब होता था। तो ये आपस में एक दूसरे से चिढ़ने लगे, तो ऐसे उन्होंने सेना को शांत किया। दो आयोग बनाए, पेल, रॉयल। तो लिखिए, सेना में परिवर्तन के हेतु दो आयोगों का गठन किया गया। नंबर 1 पेल आयोग, लिख लिया? नंबर 1 पेल आयोग, नंबर 2 रॉयल कमीशन। लिखिए, पेल कमीशन के अनुसार, नंबर 1 करके लिखो, पेल कमीशन के अनुसार, पेल कमीशन के अनुसार, पेल कमीशन के अनुसार सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, पहली बात। ठीक है। दूसरा, रॉयल कमीशन के अनुसार, रॉयल कमीशन के अनुसार जाति और धर्म के आधार पर सेना में विभाजन किया गया। जाति और धर्म के अनुसार सेना में, जाति और धर्म के अनुसार सेना में विभाजन किया गया, सेना में विभाजन किया गया। जैसे राजपूत रेजिमेंट, जैसे राजपूत रेजिमेंट। नंबर 2 सिख रेजिमेंट, नंबर 2 सिख रेजिमेंट। नंबर 3 राजपूत सिख, और क्या है? जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट इत्यादि, जाट रेजिमेंट इत्यादि, जाट रेजिमेंट इत्यादि। ये सारे प्रावधान, महारानी ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत में विकास के काम किए जाएंगे। लिखिए, महारानी ने भारत में विकास के कार्य करने, महारानी ने भारत में विकास के कार्य करने, विकास के कार्य करने, विकास के कार्य करने का भी आश्वासन दिया, का भी आश्वासन दिया। इस समय ब्रिटेन की महारानी
इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पामस्टन थे। पामस्टन थे, प्रधानमंत्री पामस्टन थे। बच्चों इस सारी उद्घोषणा आगे चलकर 1858 का अधिनियम बनी। देखिए यही घोषणाएं 1858 का, यही घोषणाएं 1858 का 1858 का के अधिनियम, यही घोषणाएं 1858 के अधिनियम की 1858 के अधिनियम के प्रावधान बने। अरे बेटा पूछा है कि सर ब्रिटेन की महारानी पहले शासन अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? अरे तो बेटा अब कौन सा ब्रिटेन की महारानी आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देगी? यह तो बस कहने की बात है बेटा, नहीं समझे? सारा तो उन्होंने जीत ही लिया, वो कौन सा स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी? और उन्हीं की मर्जी से तो कंपनी शासन कर रही थी भारत पर। अरे उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता था भारत में? प्रधानमंत्री ने तो भेजा था, रसेल ने। किसे? जॉन रसेल वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ऑफ 1847-48 इन इंग्लैंड एंड ही सेंड लॉर्ड डलहौजी टू इंडिया एज द न्यू गवर्नर जनरल। बताया तो था कल। तो अभी भी उनकी मर्जी से चल रहा है सब कुछ। ये तो बस एक शिगुफा है कि अब देखो हमने ले लिया अपने हाथों में। ठीक है, ये 1858 के प्रावधान बन गए, यही 1858 का अधिनियम है। बस आप ये कह लो, जिसे हम मेंस में पढ़ाते हैं बहुत ओपन करके, मतलब खोल करके अच्छे से बता देते हैं। मतलब अच्छे से क्या, बस इसी में भारत परिषद को और थोड़ा डिटेल से बताते हैं कैसे सदस्य, उसका यहाँ प्री में कोई काम है नहीं। और कुछ बातें वहां ब्रिटेन के शासन की बता देते हैं। तो ये 1858 का अधिनियम आया। तो बच्चों ये तो बड़ा परिवर्तन है। अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या हो गया? वायसराय। ये तो बड़ा परिवर्तन है। ये सारा परिवर्तन हुआ, लेकिन बच्चों ये तो है परिणाम। क्या है? परिणाम। अब आएंगे महत्व। क्या आएंगे? महत्व। लिखो महत्व। महत्व मतलब सिग्निफिकेंस, परिणाम मतलब रिजल्ट। मिला क्या और इसका महत्व क्या हुआ, दूरगामी प्रभाव कैसा पड़ा, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस। सिग्निफिकेंस या फिर इंपोर्टेंस, क्या बोलते हैं? इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस, महत्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महत्व। लिखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण निर्णायक 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 बिंदु है। इस विद्रोह के बाद, सॉरी, इस विद्रोह में लिखा है में या बाद के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अच्छा बच्चों, 1858 का अधिनियम पास हुआ। देखो नंबर 2, नंबर 2 3 जो भी है, 1858 का अधिनियम भी पारित किया गया, पारित किया गया 1858 का अधिनियम भी पारित किया गया, पारित किया गया। नेक्स्ट लिखिए, पारित किया गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, पारित किया गया। इस विद्रोह के दौरान हिंदू मुस्लिम की एकता चरम पर देखी गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर देखी गई थी, चरम पर देखी गई थी, चरम पर देखी गई थी। नेक्स्ट, इस विद्रोह के पश्चात भारत में, इस विद्रोह के पश्चात भारत में 3 प्रकार के अधिनियम, 3 प्रकार के अधिनियम, 3 प्रकार के अधिनियम पारित किए गए, 3 प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। नंबर 1, 3 प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। नंबर 1, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1861। नंबर 2, भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक्ट 1861। इसके अनुसार 3 उच्च न्यायालय बने। कौन कौन से? एक कलकत्ता, एक बॉम्बे, एक बॉम्बे और बच्चों एक कैलकाटा हो गया, एक मद्रास। क्या बना? देखिए इसके अनुसार, इसी में लिखना है, इसके अनुसार भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार भारत में 3 उच्चतम न्यायालय, सॉरी 3 उच्च न्यायालय, भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। नंबर 1, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। देख लो, नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 बंबई और नंबर 3 मद्रास। ये सब परिवर्तन आ रहे हैं, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। देखिए नेक्स्ट तीसरा, 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861 में 61 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार अब भारतीय भी सिविल सेवा में भागीदारी, अब भारतीय भी सिविल सेवा में भागीदारी कर सकते हैं। अब भारतीय भी सिविल सेवा में भागीदारी कर सकते थे। अब भारतीय भी सिविल सेवा में भागीदारी कर सकते थे। तो बच्चों ये भी एक बात हुई कि भारतीय अब सिविल सेवा में भागीदारी कर सकते थे। अब जैसे ये भी एक बात हुई, तो ये सब कहां हो रहा है बच्चों? ये 1858 के
विद्रोह के पश्चात ही तो हो रहा है सब कुछ, ये उसका महत्व है। लिखिए विद्रोह की प्रकृति, हेडिंग लगाइए नेचर ऑफ द रिवोल्ट, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। यहां बच्चों हमें दो तीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह का नेचर क्या था बच्चों, विद्रोह का नेचर क्या था। पहली बात स्वतंत्रता संघर्ष। तो जो स्वतंत्रता संघर्ष है, एक ये है बच्चों स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, और ये वीडी सावरकर ने इसे कहा था। वीडी सावरकर, थैंक यू बेटा, वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष बताया। ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है बेटा, इसे हम मेंस में तो बहुत डिटेल में जाकर पढ़ाएंगे आपको। इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है तो क्यों है, ठीक है। तो वीडी सावरकर ने तो इसे स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहा। अब सिपाही विद्रोह किसने कहा, वो कहा आरसी मजूमदार ने कहा नहीं, केवल और केवल हाँ बेटा, हाँ आरसी मजूमदार और जॉन सीले, आरसी मजूमदार और जॉन सीले। जॉन सीले कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह है। कार्ल मार्क्स कहता है कि भारतीयों के क्रोध का कारण है, कोज ऑफ इंडियन एंगर, भारतीय क्रोध का कारण है। बस रिएक्शन किया भारतीयों ने, क्या किया बेटा, रिएक्शन। भाई एक्शन का रिएक्शन तो होगा, तुम इतनी खराब खराब नीतियां लगा रहे हो तो हम क्या रिएक्ट भी ना करें। दैट इज द, यानी दिस रिएक्शन ही क्या कहलाया, 1857 की क्रांति। टी.आर. होम्स कहते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। वो सभ्यता किसको बताता है बेटा, ब्रिटेन को। बोले वे सभ्य लोग हैं, तुम बर्बर लोग हो, उनके बीच में संघर्ष है। बताओ, हमें बर्बर कहा गया, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। लिखो बेटा, लिखो, आप ऐसे ही बना लो, बस ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो। बोल दे, लिखो नंबर 1 स्वतंत्रता संग्राम, सामने लिखो, काट दो, फिर से लिखो, पहले एक पॉइंट लिखवाएंगे बेटा, लिखो लिखो। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर, अब ज्यादा अच्छा लगेगा, 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है, मतभेद है। किसी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम, किसी ने सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष, और किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है, सिपाही विद्रोह कहा है, सिपाही विद्रोह कहा है। इस संबंध में, इस संबंध में कुछ मत इस प्रकार है, इस संबंध में कुछ मत, इस संबंध में, इस संबंध में कुछ मत
इस प्रकार है, कुछ मत इस प्रकार है। नंबर 1 लिखो, कुछ मत इस प्रकार है, कुछ मत इस प्रकार है, कुछ मत इस प्रकार है। नंबर 1 लिखो, नंबर 1, स्वतंत्रता संघर्ष, सामने वीडी सावरकर। 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 सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। इसमें बच्चों एक है बेंजामिन डिजरायली, एक नाम और लिख सकते हो वीडी सावरकर के सामने, बेंजामिन डिजरायली, बेंजामिन डिजरायली, बेंजामिन, बेंजामिन डिजरायली, बेंजामिन डिजरायली। सिपाही विद्रोह के सामने लिखो आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, जॉन शेले। इधर कार्ल मार्क्स के सामने लिखो भारतीयों के क्रोध का कारण, भारतीयों के क्रोध का, भारतीयों के क्रोध का कारण। इधर लिखो टी.आर. होम्स, सभ्यता और बर्बरता के बीच, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। अब लिखो महत्वपूर्ण पुस्तक, यह 1857 की क्रांति पर बच्चों जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है वे कौन कौन सी है? तो महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें। महत्वपूर्ण पुस्तकें, पहली किताब का नाम है बेटा भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता या प्रथम संग्राम, वीडी सावरकर। ये किताब है बच्चों, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, महान विद्रोह, ग्रेट रिबेलियन। बुक का नाम है पूरा ग्रेट रिबेलियन, ग्रेट रिबेलियन, ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता, सिपोय म्यूटिनी, पुस्तक का पूरा नाम है
सिपोय म्यूटिनी, आरसी मजूमदार। एसएन सेन इसके सरकारी इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखी 1857। उनकी बुक का नाम ही है 1857। बुक का ही नाम है 1857। एसएन सेन के सामने लिखना सरकारी इतिहासकार। कौन है बेटा? सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार। बैठ जाए, ये देखो सरकारी इतिहासकार। सिपाही विद्रोह में लिखा है इंग्लिश में सिपोय म्यूटिनी। सिपोय, सिपाही को बेटा सिपोय कहा जाता है। असल में सिपोय कभी कोई वर्ड था ही नहीं। अंग्रेजों को सिपाही बोलना आता नहीं था, तो सिपाही को सिपोई सिपोई करते रहते थे। तो जैसे उन्होंने, टैगोर कोई वर्ड थोड़ी ना है बच्चों, ठाकुर था। क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो क्या करते थे, जब भी इनके दादा इनके पिता जाते थे तो उनको कहते थे ठकुर ठकुर। क्या कहते थे? ठकुर 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 टैगोर 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 टैगोर। एसएन सेन, सेना नहीं, एसएन सेन, ये लिख दिया हमने। इसका नाम है और इसकी बुक का नाम है 1857। अब सिपोय, तो सिपोय कोई वर्ड, सिपाही था, लेकिन वो सिपाही उनसे कहना आता नहीं था, तो अंग्रेजी में सिपाही को सिपोय सिपोय। बस ये अब अंग्रेजी में डिक्शनरी में जाओगे तो सिपाही को सिपोय अंग्रेजी मिलेगी। ये वर्ड अंग्रेजों ने ही बनाया, नया वर्ड है डिक्शनरी में, और ऐसे बना। टैगोर भी नया वर्ड है, लिखो बेटा। समझ में आया? ये था मेरे प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति। इसके सारे आयामों को हमने टच किया और एक एक करके समझा।